दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब परिवार में स्वागत, अभिनंदन, वेलकम। इस वीडियो में दोस्तों हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, जो हमारी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले दोस्तों हम थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। थॉर्नडाइक जो थे वो एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। यह एक पशु मनोवैज्ञानिक भी थे। इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। ये थॉर्नडाइक का सामान्य परिचय, जिसके बारे में बार बार पूछा जाता है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है। थॉर्नडाइक है, जिसका नाम बार बार लिया जाता है। थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया जो अधिगम सिद्धांत है, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में दोस्तों कर रहे हैं, उसके देखिए क्या क्या नाम है। इस सिद्धांत को प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है। इसे प्रयत्न व भूल का सिद्धांत कहा जाता है। संबंधवाद का सिद्धांत भी इसी सिद्धांत को कहा जाता है। संयोजनवाद का सिद्धांत भी इसी को ही कहा जाता है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत है, जो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। इसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी यानी SR थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ये थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए सिद्धांत के नाम है। थॉर्नडाइक ने जो ये प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत दिया, इसमें उन्होंने एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। दोस्तों इस प्रश्न की भी बार बार चर्चा होती है कि थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं भूल का जो सिद्धांत है या अधिगम सिद्धांत दिया, वो किस जानवर पर दिया। तो भूखी बिल्ली यानी बिल्ली पर इन्होंने यह प्रयोग किया। इस प्रयोग में देखो कौन कौन सी बातें वो मुख्य रूप से सामने आती हैं। भूखी बिल्ली का इन्होंने प्रयोग किया और उस भूखी बिल्ली को इन्होंने पिंजरे में बंद किया। पिंजरे में बंद करके बाहर, पिंजरे के बाहर उन्होंने उद्दीपक के रूप में भोजन, और भोजन में उन्होंने मछली का मांस रखा। यानी उद्दीपक क्या था? भोजन था। और भोजन प्राप्ति के लिए वह बिल्ली, क्योंकि उसे वह भोजन दिखाई दे रहा था, उन्होंने इस प्रकार के बॉक्स में उस बिल्ली को रखा और बाहर भोजन रखा। और जैसे ही भोजन रखा तो वह बिल्ली उस भोजन को प्राप्त करने के लिए उछल कूद करती है। और वो जो उछल कूद थी वो उसकी अनुक्रिया थी। बिल्ली की क्या थी? अनुक्रिया थी। उस भोजन को पाने के लिए उसने बार बार प्रयास किए। एक बार, दो बार, बार बार वह करती रही और उसमें अनेक प्रकार की त्रुटियां उसे होती रही। जैसे जैसे वह प्रयास करती है, उसके कुछ न कुछ त्रुटियां रहती हैं, और उन त्रुटियों में वह बार बार प्रयास करती है तो उन त्रुटियों में बार बार सुधार होता है। और उन सुधारों में वह उपयुक्त प्रयत्नों के द्वारा जो कर रही है, उनमें वह चुनाव करती है और पुनः प्रयास करती है। यानी वह कुछ न कुछ हर त्रुटि के द्वारा वह सीख रही है। त्रुटि द्वारा बार बार वह सीख रही है। और एक बार ऐसा समय आ जाता है कि दरवाज़ा है वो खुल जाता है, क्योंकि जो चटकनी थी, जो हैंडल था, उसका पैर टिक जाता है, जिसके कारण दरवाज़ा खुल जाता है। तो ये प्रयोग है वो थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर किया। थॉर्नडाइक ने इस अधिगम सिद्धांत में दोस्तों उद्दीपन का होना अनिवार्य बताया है कि अधिगमकर्ता के सामने उद्दीपन होना जरूरी है। जिस प्रकार भूखी बिल्ली के सामने उद्दीपन के रूप में क्या था? भोजन था। और भोजन को वो प्राप्त करने के लिए कोई न कोई क्रिया कर रही थी, उछल कूद कर रही थी, इधर उधर पाँव मार रही थी, इधर उधर घूम रही थी। तो वह क्या कर रही थी? अनुक्रिया कर रही थी। तो इसी प्रकार अधिगमकर्ता यानी सीखने के लिए जो बालक सीख रहा है, उसके सामने उसका उद्दीपन होना यानी लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग करते हुए थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत को स्पष्ट किया। कौन सा सिद्धांत? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। इस प्रयोग द्वारा थॉर्नडाइक ने स्पष्ट कर दिया कि अधिगम कर्ता हेतु उद्दीपन का होना बहुत ही जरूरी है, एवं उद्दीपन के आधार पर कैसा उद्दीपन उसे दिया जा रहा है, कैसा लक्ष्य उसे दिया जा रहा है, उसके आधार पर अनुक्रिया करते हुए व्यक्ति अधिगम करता है। यानी उसके प्रति वैसी ही क्रियाएं होनी चाहिए जिस प्रकार से बिल्ली की अनुक्रियाएं क्या थी कि वह उछल कूद कर रही थी, और उछल कूद करते करते एक समय ऐसा आ गया कि उसका पैर है वो हैंडल पर टिक गया और दरवाजा खुल गया और वो सीख गई। फिर वो बार बार उसी समय जैसे उसके सामने उद्दीपन रखा जाता है और वह हैंडल पर पैर रख देती है, यानी उसने सीख लिया। इस सिद्धांत में उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच उत्तेजनापूर्ण संबंध बन जाते हैं, अतः इसे संबंधवाद तथा संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे ही बंद सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बिल्ली उद्दीपन को देखकर, भोजन को देखकर अनुक्रिया करती है। अनुक्रिया क्या थी? उछल कूद थी बिल्ली की। इसे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसी आधार पर कहा जाता है। अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने
की क्रिया को प्राणी सीख जाता है, बार बार वह जो क्रिया करता है, इससे वह उसमें एक स्थायित्व आ जाता है, तो क्या एक अनुबंध बन जाता है। इसलिए इसे अनुबंध कहा जाता है कि उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में जो एक बंध बना है, जिससे प्राणी जो सीखा है वो क्या है, अनुबंध। थॉर्नडाइक ने जो ये सिद्धांत दिया दोस्तों, इस सिद्धांत के नियम है और उन नियमों को थॉर्नडाइक ने दो भागों में बांटा, मुख्य नियम और गौण नियम। तो थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम, कौन कौन से मुख्य नियम दिए जिनकी चर्चा बार बार होती है, और ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप मुख्य नियम और गौण नियम और थॉर्नडाइक के इस प्रयत्न और भूल के सिद्धांत को कभी नहीं भूल पाएंगे। मुख्य नियम देखिए दोस्तों कौन कौन से हैं। पहला इसमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इन तीनों नियमों को उन्होंने मुख्य नियमों की श्रेणी में रखा। किस प्रकार का दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा नियम है वो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में शामिल नहीं है। ये प्रश्न बार बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और यहाँ से इन तीनों को तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम मुख्य नियमों में शामिल किया जाता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के गौण नियम कौन कौन से हैं, जिसमें बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम, ये इन्होंने गौण नियम दिए। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियमों की चर्चा की है और 5 है वो गौण नियमों की चर्चा की है। कुल मिलाकर उन्होंने 8 नियमों की चर्चा की है। इन नियमों को हम दोस्तों इसी वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे, क्योंकि यहाँ से बार बार पूछा जाता है, प्रश्न किया जाता है। थॉर्नडाइक के नियम के मुख्य नियम उनकी चर्चा करते हैं। पहला था तत्परता का नियम। तत्परता का नियम देखो क्या होता है दोस्तों, अधिगम प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति में तत्पर होना बहुत जरूरी है। बच्चा कुछ तभी सीख पाएगा जब वह तत्पर होगा, यानी तैयार होगा सीखने की, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा होगी, तभी वह व्यक्ति सीख पाएगा। जिस प्रकार देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है और इस एग्जाम्पल को बार बार पूछा जाता है कि किसी भी घोड़े को तालाब के पास ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जब तक उसके मन में इच्छा नहीं होगी वह पानी नहीं पिएगा, हम उसे लेके जा सकते हैं। इसी प्रकार अधिगमकर्ता के मन में इस प्रकार की प्रेरणा होनी चाहिए कि मुझे कुछ सीखना है, और ये थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों में नियम को सिद्ध करता है, वह है तत्परता का नियम। इस नियम का एक उपनियम है और इसे रुचि का नियम भी माना जाता है। अभ्यास का नियम, अधिगम प्रक्रिया में निरंतर अभ्यास का होना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार से रहीम जी ने कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो यानी अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अधिगम यानी कुछ सीखेंगे और उसका बार बार निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे तो उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का, उस विषय में हम स्थायित्व नहीं बना पाएंगे। इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। इस नियम का उपनियम है उपायोग व अनुपयोग का नियम भी इसका उपनियम है। तीसरा मुख्य नियम है प्रभाव का नियम। अधिगम प्रक्रिया में व्यक्ति को सफलता मिले अथवा असफलता, दोनों का ही निश्चित उस पर प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक परिणाम संतोष देता है उसे और नकारात्मक परिणाम उसके मन में असंतोष पैदा कर देता है। इसे संतोष व असंतोष का नियम कहते हैं। तो ये मुख्य 3 नियम थे, जिसमें तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। अब जो ये थॉर्नडाइक ने ये सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत में मुख्य बातें क्या क्या थी दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें। अभी हम इसके गौण नियमों की भी चर्चा करेंगे। पहले हम थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत के बारे में थोड़ा और डिटेल से जान लेते हैं। थॉर्नडाइक ने प्रयोग में भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद रखा। चित्र के माध्यम से भी हम देख चुके हैं कि थॉर्नडाइक ने पिंजरे में बिल्ली को बंद किया और उसके सामने उद्दीपक के रूप में क्या रखा है, मांस रखा है। और वह बिल्ली जैसे ही मांस को देखती है, मांस किसका था, मांस था मछली का। यह भी हमें ध्यान में रखना है। मछली के मांस को जब वह देखती है तो उसके मन में क्या हो जाता है, उस उद्दीपन को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाती है, और जब इच्छा जागृत होती है तो वह उसे पाने के लिए तत्पर तैयार हो जाती है और उसके लिए अनुक्रियाएं करती है, उछल कूद करती है, इधर उधर दौड़ती है। कहाँ, पिंजरे में ही दौड़ती है। और पिंजरे में एक चटकनी लगा रखी है, हैंडल है, जिस पर जैसे ही वह उसके पास पहुंचेगी, पैर रखेगी तो दरवाजा खुल जाएगा। और ऐसी क्रिया उसके द्वारा हो जाती है संयोगवश। तो जैसे ही वह क्रिया होती है और हैंडल है पर पैर रखती है और दरवाजा खुल जाता है। तो जैसे ही उसने पैर रखा, उसने थोड़ा सीखा कि मैं यहाँ इधर उधर आई तो दरवाजा खुल गया। जब जैसे ही उसके पास में वापस ऐसी क्रिया की जाती है
मांस रखा जाता है उसके सामने, फिर वो उछल कूद करती है और वो हैंडल पर पैर रख देती है। ऐसी क्रियाएं बार बार थोंडाइक उसके साथ करता है। एक समय ऐसा आ जाता है कि वह जैसे ही उसके सामने मछली का मांस रखता है और बिल्ली तुरंत उसी प्रभाव से जाकर के और हैंडल को, चटकने को दबा देती है, यानी उस पर पैर रख देती है और दरवाजा खुल जाता है, उसे भोजन की प्राप्ति हो जाती है। थोंडाइक के सिद्धांत के उदाहरण के रूप में हम साइकिल संचालन की क्रिया को भी लिया जा सकता है। जैसे सवार बार बार साइकिल से गिरता है, किंतु जब तक वह अभ्यस्त रहता है, बार बार वैसी क्रियाएं करते रहता है, सीखता रहता है, तो वह बिना किसी भूल के साइकिल चलाना सीख जाता है। इसे ही भूल व प्रयत्न द्वारा अधिगम यानी सीखना कहते हैं। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत जो थोंडाइक द्वारा दिया गया है, इसका शिक्षा में क्या महत्व है? देखिए, मंदबुद्धि बालकों के लिए यह सिद्धांत बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बार बार इसमें क्या किया जाता है, अभ्यास करवाया जाता है, तो मंदबुद्धि बालकों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस सिद्धांत में बालकों में धैर्य, परिश्रम के गुणों का भी विकास होता है। बालकों में परिश्रम के प्रति रुचि भी इस सिद्धांत के द्वारा जागृत होती है। अनुभवों का लाभ छात्र उठा सकते हैं। इस सिद्धांत के गौण नियम जिनकी हमने ऊपर चर्चा की है, गौण नियम कितने होते हैं? 5। पहला है बहु अनुक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति के सामने कई नई समस्या आने से उसे सुलझाने के लिए विभिन्न प्रतिक्रियाएं कर हल ढूंढने का प्रयत्न करता है। क्योंकि हमारे सामने भी जो समस्या आती है तो हम उसे हल करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय ढूंढते हैं। वह प्रतिक्रियाएं तब तक करता रहता है जब तक उस समस्या का हल वह ढूंढ नहीं लेता है और उसकी समस्या सुलझ नहीं जाती है। इससे उसे क्या मिलता है? संतोष मिलता है कि मैंने अब समस्या को सुलझा लिया है। थोंडाइक का प्रयत्न और भूल द्वारा सीखने का जो सिद्धांत है वो इसी गौण नियम पर आधारित है। कौन से नियम पर? बहु अनुक्रिया के नियम पर। दोस्तों, इस प्रश्न की भी बार बार चर्चा हो चुकी है। दूसरा है मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम। इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहता है तो ही वह शीघ्र सीख सकता है। यह थोंडाइक ने माना है और ये हम भी अपने दैनिक जीवन में देख रहे हैं। इसके विपरीत यदि व्यक्ति मानसिक रूप से किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार अगर नहीं है तो वह कार्य उसको सीख नहीं सकता है। ये मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम सिद्ध करता है। आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी समस्या को सुलझाने के लिए अनेक क्रियाएं प्रयत्न व भूल के आधार पर करता है। बार बार वह क्रियाएं करता है। वह अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग कर आंशिक क्रियाओं की सहायता से समस्या का हल ढूंढ लेता है। किसके द्वारा? अंतर्दृष्टि के उपयोग के द्वारा। तो यह आंशिक क्रिया का नियम है। समानता का नियम जो गौण नियमों में शामिल किया जाता है। इस नियम के अनुसार किसी समस्या के प्रस्तुत होने पर व्यक्ति के पूर्व अनुभव या परिस्थितियों में समानता पाई जाने पर उसके अनुभव स्वतः ही स्थानांतरित होकर सीखने में मदद करते हैं। यानी एक चीज़ से व्यक्ति दूसरी चीज़ें हैं वो सीखता चला जाता है। यह समानता का नियम हमें बताता है। साहचर्य परिवर्तन का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थिति या अन्य सहचारी उद्दीपक वस्तु के प्रति भी करने लगता है। जैसे कुत्ते के मुंह से भोजन सामग्री को देखकर लार टपकने लगती है, परंतु कुछ समय के बाद भोजन को ही देखकर लार टपकने लग जाती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब परिवार में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम। दोस्तों, इस वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र बाल विकास के टॉपिक पावलोव के सिद्धांत में आज हम शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पर दोस्तों चर्चा करते हैं। दोस्तों, सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। पावलोव, इनका सामान्य परिचय। दोस्तों, इनका पूरा नाम इवान पेत्रोविच पावलोव है, पावलोव के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो अपना प्रयोग कुत्ते पर किया है, इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें अनुबंध का जनक भी कहा जाता है और इन्होंने जो शोध किया वो पाचन क्रिया पर इन्होंने शोध किया। ये दोस्तों इनका सामान्य परिचय है जिसकी बार बार चर्चा होती है। पावलोव ने जो अपना सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत के कई नाम हैं, जिसे हम पावलोव भी कहते हैं, बार बार पावलोव या पावलोव कहें, बात एक ही है, एक ही मनोवैज्ञानिक है। इनके जो सिद्धांत के नाम है, प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं इसे, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन अनुबंध का सिद्धांत, उद्दीपन साहचर्य के सिद्धांत। ये प्राचीन अनुबंध सिद्धांत यानी पुरातन अनुबंध सिद्धांत जो पावलोव ने दिया, इस सिद्धांत की ये नाम है।
दोस्तों पावलोव महोदय ने जो ये अपना प्रयोग किया ये कुत्ते पर किया, और इस सिद्धांत को एस प्रकार का सिद्धांत भी कहा जाता है जिसकी चर्चा हो रही है। और एस प्रकार का सिद्धांत पावलोव ने दिया, लेकिन आर प्रकार का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? वो स्किनर ने दिया। ये भी हमें ध्यान रखना। और एस प्रकार का सिद्धांत वो पावलोव ने दिया जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में कर रहे हैं। उन्होंने यह दर्पण कुत्ते के सामने, कुत्ता इस दर्पण के इधर, और ये लार ग्रंथि जो कुत्ते के मुंह से अटैच थी, और यहाँ पर उन्होंने भोजन उसके सामने रखा, और भोजन रखकर उन्होंने जो कुत्ते की प्रतिक्रिया है उसका अध्ययन किया। कुत्ते को भोजन देने से पहले कुछ दिनों तक उन्होंने घंटी बजाई। तो उन्होंने क्या किया कि भोजन जब उसे दे रहे थे तो देने से पहले उन्होंने केवल घंटी बजाई, यानी घंटी वो बजाते हैं। उसके बाद उसने भोजन न देकर केवल घंटी बजाई, यानी ये क्रिया उस कुत्ते के साथ कई दिनों तक करते हैं। पहले घंटी बजाते हैं, फिर भोजन देते हैं, घंटी बजाते हैं, भोजन देते हैं। ये प्रतिक्रिया बार बार जब होती है, और एक समय जब ऐसा आता है कि घंटी बजती है और भोजन नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी कुत्ते के मुंह से क्या लार टपकने लग जाती है, क्योंकि वह समझने लग जाता है कि मुझे जैसे ही घंटी बजती है भोजन मिल जाता है, और घंटी बजते ही उसके मुंह से लार आ जाती है। इसका कारण यह भी है कि कुत्ते ने घंटी बजने से यह सीख लिया कि उसे क्या मिलने वाला है, उसे भोजन मिलने वाला है। घंटी के प्रति कुत्ते की इस प्रतिक्रिया को पावलोव ने संबंध सहज क्रिया के नाम से पुकारा, यानी संबंध सहज क्रिया की इसे संज्ञा दी कि जैसे घंटी बजती है और कुत्ता प्रतिक्रिया जो कर रहा है उस प्रतिक्रिया को उन्होंने संबंध सहज क्रिया कहा। दोस्तों पावलोव ने जो ये सिद्धांत दिया जिसे हम एस प्रकार का सिद्धांत कहते हैं, और आर प्रकार का सिद्धांत किन्होंने दिया था? स्किनर ने दिया। दोनों प्रकार के जो सिद्धांत है उनको ध्यान रखना है। तो ये पावलोव का सिद्धांत है। इस स्लाइड में हम पावलोव के सिद्धांत को पूरी तरीके से समझ जाएंगे, जान लेंगे। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें। आपने हमारे चैनल को दोस्तों अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को यानी बेल घंटी को आप भी दबा दें। दोस्तों कुत्ते पर प्रयोग किसने किया? नाम लिया जाता है पावलोव का। दोस्तों बिल्ली पर प्रयोग किसने किया? नाम लिया जाता है थॉर्नडाइक का। दोस्तों कबूतर और चूहे पर प्रयोग किसने किया? नाम लिया जाता है स्किनर का। और हम इन सब सिद्धांतों को बारी बारी से पढ़ रहे हैं, और आपने हमारे थॉर्नडाइक के सिद्धांत, प्रयास और भूल के सिद्धांत को नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस सिद्धांत में पावलोव महोदय ने कुत्ते के सामने 3 स्थितियां रखी। पहली अनुबंध से पूर्व है। इस अनुबंध से पूर्व स्थिति में उन्होंने कुत्ते के सामने भोजन रखा। क्या रखा? भोजन रखा। और भोजन को जो रखा वो क्या था? अनकंडीशनल स्टिमुलस। स्टिमुलस होता है उद्दीपक। उद्दीपक उन्होंने रखा कि किस चीज़ को हम कुत्ते के सामने रखेंगे कुत्ता प्रतिक्रिया करेगा। तो भोजन प्रतिक्रिया करने का साधन था, उद्दीपक था। उद्दीपक यूसीएस। क्या है? यूसीएस, अनकंडीशनल स्टिमुलस। भोजन तो वो प्राकृतिक उद्दीपक है, अनानुबंधित उद्दीपक है, और स्वाभाविक उद्दीपक है। ये भोजन है। जैसे ही भोजन कुत्ते के सामने दर्पण के पास रखा जाता है, दर्पण में से कुत्ता भोजन को देखता है, देखते ही और उसके मुंह से क्या निकलती है? लार निकलती है। कुत्ते के मुंह से क्या निकली? लार निकली। तो क्या देखा उन्होंने? प्राकृतिक उद्दीपक देखा। उद्दीपक को देखते ही उसके मुख से प्राकृतिक अनुक्रिया हुई जिसे यूसीआर कहा गया। क्या कहा गया? यूसीआर, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या हुआ? उसके मुख से लार निकली। किसे देख करके? प्राकृतिक उद्दीपक को देखकर। जिसे हम भोजन को अनानुबंधित उद्दीपक कह रहे थे, वह क्या? उसको उसे देखकर कौन सी प्रतिक्रिया होती है? अनानुबंधित अनुक्रिया होती है। यानी जो नाम भोजन के हैं वो उद्दीपक है। भोजन क्या है? उद्दीपक है। ये हमें ध्यान में रखना। भोजन क्या है? उद्दीपक है। और लार क्या है? अनुक्रिया। यानी उसे देख करके क्रिया हो रही है। क्या कौन सी क्रिया हो रही है? वह मुख से लार निकाल रहा है, उसके मुख से लार निकल रही है। तो ये स्वाभाविक अनुक्रिया है। स्वाभाविक उद्दीपक क्या था? भोजन था। और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या हो रही है? मुख से लार निकल। ये प्रतिक्रिया अनुबंध से पूर्व हो रही थी जब कुत्ते को भोजन दिया जा रहा था, तब ये अनुक्रिया कुत्ता कर रहा था। यानी उसके मुख से जैसे भोजन उसके सामने आता है उसके मुख से लार निकलनी शुरू हो जाती है। अब अनुबंध के समय देखिए क्या होता है।
कुत्ते के सामने बेल यानी घंटी बजाई जाती है। घंटी बजते ही उसे भोजन दिया जाता है और भोजन देते ही उसके मुख से लार निकलनी शुरू हो जाती है। ये क्रिया अनुबंध के समय पावलोव कुत्ते से कर रहा था। तो घंटी क्या थी उसमें? CS यानी कंडीशनर स्टिमुलस, यानी यह उद्दीपक वो तक का था कृत्रिम। क्या था? कृत्रिम। प्राकृतिक उद्दीपक की चर्चा हम कर रहे थे। प्राकृतिक उद्दीपक क्या था? भोजन था। लेकिन ये कृत्रिम उद्दीपक है, घंटी बज रही है और घंटी बजते ही उसके मन में, उसके दिमाग में संकेत आ जाता है कि अब मुझे क्या मिलने वाला है? भोजन मिलने वाला है। और ये अस्वाभाविक उद्दीपक है। क्या है? घंटी। और स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? भोजन। दोस्तों, ये चीज़ हमें विशेषकर ध्यान में रखनी है कि कृत्रिम उद्दीपक घंटी है जो CS है, और अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है? घंटी है। और स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? भोजन है। और घंटी बजते ही कुत्ते को क्या मिलता है? भोजन मिलता है। भोजन मिलते ही उसके मुख से क्या आती है? लार आती है, UCR आती है, यानी अनानुबंधित अनुक्रिया होती है। बेल बजी, भोजन मिला, कुत्ते के मुख से लार आई। ये प्रतिक्रिया बार बार दोस्तों होती है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि अब अनुबंध के बाद की स्थिति आ जाती है कि पावलोव जैसे ही घंटी बजाता है और घंटी बजाते ही कुत्ता सोचने लग जाता है कि मुझे घंटी बजते ही क्या मिलता है? भोजन मिलता है। और कुत्ते को उस समय भोजन नहीं मिलता। लेकिन प्रतिक्रिया क्या होती है? अनुकूलित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया, और इस अनुक्रिया के तहत उसके मुख से लार आती है, यानी UCR, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ये प्रतिक्रिया अनुबंध के बाद की स्थिति में होती है। और घंटी बजती है। घंटी को कृत्रिम उद्दीपक कहा गया, अनानुबंधित उद्दीपक कहा गया, अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी को कहा गया। और जो उसके लास्ट वाली स्थिति में कुत्ते के मुख से जो लार आई उसे अनुकूलित अनुक्रिया, यानी जो क्रिया उसके साथ में हो रही थी, जिसे हम अनानुबंधित अनुक्रिया अभी कह रहे थे, अब वो लास्ट स्थिति में जाकर, अनुबंध के बाद वाली स्थिति में जाकर के क्या बन गई? अनुकूलित अनुक्रिया बन गई, अनुबंधित अनुक्रिया हो गई और स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई कि जैसे ही घंटी बजती है और स्वाभाविक रूप से उसके मुख से अनुक्रिया के रूप में क्या आ जाती है? लार निकल के आ जाती है। ये प्रयोग पावलोव ने कुत्ते के साथ में किया कि पहले उसे भोजन दिया गया, भोजन देते ही उसके मुख से लार निकलती है, जो प्राकृतिक अनुक्रिया होती है। भोजन प्राकृतिक उद्दीपक होता है। दूसरी स्थिति में अनुबंध के समय घंटी बजती है, घंटी बजते उसे भोजन मिलता है, भोजन मिलते ही उसके मुख से लार निकलती है। लेकिन जब ये क्रिया बार बार होती है तो घंटी बजने की स्थिति में से कुत्ता जान जाता है कि मुझे क्या घंटी के साथ में ही भोजन मिल रहा है, और एक समय घंटी बजते उसके मुख से लार निकलनी शुरू हो जाती है। इस सिद्धांत का प्रयोग कुत्ते के साथ में पावलोव ने किया। इस सिद्धांत में देखिए दोस्तों, अनुबंध क्या है? जब कोई प्राणी अनुक्रिया करके उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है, यानी उद्दीपक उसे मिलता है। इसमें उद्दीपक क्या था? इसमें उद्दीपक था भोजन। भोजन उसे मिलता है और भोजन मिलने के लिए जो वो अनुक्रिया कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित हो जाता है उसे अनुबंध या अनुबंधन उसे कहा जाता है। घंटी और भोजन के बीच साहचर्य के फलस्वरूप घंटी की ध्वनि के प्रति कुत्ते द्वारा लार के स्राव के रूप में जो अनुक्रिया होती है उसे ही अनुबंधन कहा जाता है। प्राचीन अनुबंधन के दैनिक जीवन में दोस्तों क्या उपयोग है? इन उदाहरणों की चर्चा बार बार एग्जाम्स में हुई है दोस्तों, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि प्राचीन अनुबंध सिद्धांत का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। आप खाना खाकर अभी अभी तृप्त हुए हैं, यानी अभी भी आपने खाना खाया है, तभी आप देखते हैं कि बगल की मेज पर और एक मिठाई परोसी गई है। जैसे आप मिठाई को देखते हैं और आपके मुंह में अपने स्वाद का संकेत देती है कि जैसे हम मिठाई देखते हैं, देखते ही चाहे हमने कितना भी खाना खाया, खाते हमारे मुंह से क्या होती है? लार शुरू हो जाती है। और वो लारी क्या है? अनुबंधित अनुक्रिया है। दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए, मालिक घोड़े के शरीर के पिछले भाग पर चाबुक मारता है, जिससे वह अगली दो टांगें उठाकर पिछली दो टांगों पर खड़ा हो जाता है। यहाँ चाबुक की मार क्या है? गैर अनुबंधित उद्दीपक है। और पिछली दो टांगों पर खड़ा होना गैर अनुबंधित अनुक्रिया, क्योंकि यहाँ पर उद्दीपक का कार्य क्या कर रही है? उद्दीपक का कार्य चाबुक कर रही है, और जो दोनों टांगों पर खड़ा हो रहा है वो उस उद्दीपक के कारण क्या हो रही है? अनुक्रिया हो रही है। तो ये गैर अनुबंधित अनुक्रिया कही जाएगी। दोस्तों, पावलोव के इस पुरातन अनुबंध सिद्धांत के कौन कौन से नियम है? समय नियम, सन्निधता का नियम, तीव्रता का नियम, एक रूपता का नियम, पुनरावृत्ति का नियम, व्यवधान का नियम।
दोस्तों ये हमारे लिए इतने मोस्ट नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी हमें इस टॉपिक में इन चीज़ों को भी क्लियर करना है। थॉर्नडाइक ने जिस प्रकार अपने सिद्धांत में 3 मुख्य नियमों की और 5 गौण नियमों की चर्चा की, इस प्रकार से इनके भी इस सिद्धांत के ये नियम है। इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या उपयोग है? इस सिद्धांत से विद्यार्थियों में भय दूर होता है कि हमने छोटी कक्षाओं में देखा है कि बच्चे हैं चूहे, कॉकरोच आदि से डर जाते हैं। बच्चों में इस प्रकार का हम अनुबंध बनाते हैं, इस प्रकार के विचारधारा बनाते हैं कि बच्चे हैं, कुछ दिनों के बाद में उनके मन से कॉकरोच, चूहे आदि का जो डर है वो दूर हो जाता है। ये इस सिद्धांत का इसमें प्रयोग है। विद्यार्थियों में अच्छी आदतों को विकसित करना, बच्चों को वस्तुओं के नाम सिखाना, जैसे मम्मी, पापा, कमल, गाय इत्यादि जो नाम है वो इस सिद्धांत के द्वारा बच्चों को सिखाए जा सकते हैं। पशुओं के प्रशिक्षण, जैसे हमने एग्जाम्पल उदाहरण में सीखा कि किस प्रकार से घोड़ा है, उसकी चाबुक मारी जाती है, चाबुक मारते ही वह 2 टांगों पर खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार आप सर्कस में देखते हैं कि रिंग मास्टर जो होता है वो पशुओं को चाबुक फटकारता है और साथ में एक बैंड की ध्वनि भी बजाई जाती है, और बैंड की जो ध्वनि बजती है और उस अनुबंध के कारण जो पशु है वो खड़ा होना सीख जाते हैं। तो वो इस प्रकार के जो है प्रशिक्षण है उसके लिए भी ये पुरातन अनुबंध का जो सिद्धांत है वो उपयोगी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हम हमारे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत की दोस्तों चर्चा करते हैं। इस वीडियो से पहले दोस्तों आपने कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को जरूर पढ़ा होगा, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको इस वीडियो में सीखने के लिए मिलेंगी। अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो यहाँ से दोस्तों जरूर प्रश्न पूछा जाता है और अगले 10 मिनट में ये कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत आपकी झोली में होगा। दोस्तों हमने पढ़ा है गेस्टाल्ट संप्रदाय। यह गेस्टाल्ट संप्रदाय किसके दिमाग की उपज है? गेस्टाल्ट संप्रदाय के प्रतिपादक यानी इसकी स्थापना करने वाले थे मैक्स वर्दाइमर। गेस्टाल्ट संप्रदाय की स्थापना इन्होंने जर्मनी में 1912 ईस्वी में की। इसके बारे में जब भी पूछा जाता है तो हम वर्दाइमर का नाम लेंगे। वर्दाइमर, वर्दीमर, ये नाम एक ही मनोवैज्ञानिक के हैं। अब इसके बारे में पूछा जाता है अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, यानी ये प्रयोग किसने किया, तो हमें किसका नाम लेना है दोस्तों? कोहलर का नाम लेना है। इनका जो सहयोग किया वो कोफका महोदय ने इनका सहयोग किया। कोहलर ने जो ये प्रयोग किया अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का, जो गेस्टाल्ट संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, और ये तीनों जर्मनी निवासी थे, इन्होंने अपना प्रयोग वन मानुष पर किया। वन मानुष कहें चाहे चिंपांजी कहें, और वो जो चिंपांजी जो प्रयोग में लिया गया उस चिंपांजी का क्या नाम था? सुल्तान नाम था। ये दोस्तों इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं, हमें अब इसके बारे में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, इसके अनेक नाम हैं। इसे शूज का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे समग्रवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी कहा जाता है, पूर्णांकार का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, साहचर्यवाद का सिद्धांत, संपूर्णवाद का सिद्धांत भी इसी को जाना जाता है, अवयववाद का सिद्धांत भी अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को जाना जाता है। इन सब नामों की चर्चा कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के तहत की जाती है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की जो स्थापना है दोस्तों वो मैक्स वर्दाइमर यानी इनके दिमाग की उपज गेस्टाल्ट संप्रदाय है। इनकी स्थापना इन्होंने जर्मनी में 1912 ईस्वी में की। किसने की? मैक्स वर्दाइमर ने की। कोहलर ने ये प्रयोग दिया, लेकिन गेस्टाल्ट संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मैक्स वर्दाइमर ने की। प्रयोग किसने किया था? कोहलर ने किया। सहयोग किसने किया? कोफका ने किया। ध्यान रखना है दोस्तों, कोहलर ने अपना प्रयोग किस पे किया? चिंपांजी पे किया। थॉर्नडाइक ने किस पे किया दोस्तों? बिल्ली पे किया। कुत्ते पे किसने प्रयोग किया? पावलोव ने किया। स्किनर ने किस पे प्रयोग किया? कबूतर और चूहे पे किया। ये चीजें हमें दोस्तों बार बार रिपीट करनी है, ध्यान में रखनी है। अब ये गेस्टाल्ट शब्द है, ये कहाँ से आया? ये गेस्टाल्ट जो शब्द है ये जर्मन भाषा का शब्द है। क्यों है? क्योंकि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना, गेस्टाल्ट संप्रदाय की स्थापना कहाँ हुई थी? जर्मनी में हुई थी। किसने की थी? मैक्स वर्दाइमर ने की थी। ये जो जर्मन भाषा का शब्द है इसका अर्थ होता है समग्रता यानी संपूर्णता। इसके अंदर गेस्टाल्ट को क्या कहा जाता है? संपूर्णता इसके अंतर्गत होती है। गेस्टाल्ट का क्या अर्थ होता है? एक आकृति का, वस्तु का पूर्ण रूप से अध्ययन करना, वस्तु को एक इकाई के रूप में देखना। इस प्रकार से एक ही इकाई में देखने से अनेक बातें सूझबूझ द्वारा सीखी जाती है। ये गेस्टाल्ट संप्रदाय का संप्रत्यय है। जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती तब तक हल नहीं होगा। ये गेस्टाल्ट संप्रदाय की मुख्य बात है।
कि अगर व्यक्ति के सामने समस्या नहीं होगी तो उसे हल नहीं मिलेगा। समस्या जरूरी है। गेस्टाल्ट संप्रदाय की उपज का कारण है आर एस थ्योरी, एस आर थ्योरी। ये जो थ्योरी बार बार आ रही थी, जो एस आर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी, आर एस थ्योरी स्किनर ने दी, पॉवलोव की थ्योरी, ये जो थ्योरी बार बार आ रही थी, यानी रेनफोर्समेंट स्टिमुलस, ये जो स्टिमुलस बार बार अनुक्रिया उद्दीपन अनुक्रिया अनुक्रिया उद्दीपन, ये जो आ रहे थे, इनके विरोध में गेस्टाल्टवादियों ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। और ये किसने की थी? मैक्स वर्दाइमर ने की थी। प्रयोग किसने किया? कोहलर ने किया। अब ये संप्रदाय ये मानता है कि व्यक्ति के सामने समस्या होनी बहुत जरूरी है। अगर समस्या नहीं है तो ये क्या नहीं मिलेगा? उसे हल नहीं मिलेगा। समस्या बहुत जरूरी है। इस सिद्धांत द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में समस्या समाधान विधि का जन्म हुआ, क्योंकि ये सिद्धांत मानता है कि समस्या जरूरी है, समस्या आएगी तो हल आएगा। इस कारण शिक्षा के क्षेत्र में समस्या समाधान विधि का जन्म हुआ। ये सिद्धांत है पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है तथा विश्लेषण जो विधि है, इसका जनक यही सिद्धांत माना जाता है। कोहलर ने जो अपना प्रयोग किया वो चिंपांजी पे किया, वनमानुष पे किया, और उसका नाम क्या था? सुल्तान था। इन्होंने जो सुल्तान नामक चिंपांजी पे अपने प्रयोग किए वो इन्होंने दो तरह से किए। बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कोहलर ने जो चिंपांजी पर अपने प्रयोग किए, वनमानुष पर प्रयोग किए, वो कितने तरह से किए? दो तरह से इन्होंने प्रयोग किया। कोहलर ने इन प्रयोगों में कुल 6 चिंपांजी का उपयोग किया था। विशेष रूप से दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कोहलर ने कितने चिंपांजियों का प्रयोग किया था? 6 चिंपांजी। और प्रयोग कितनी तरह से किया था? 2 तरह से किया था। चिंपांजी का क्या नाम था? सुल्तान था। प्रयोगकर्ता कौन थे? कोहलर थे। गेस्टाल्ट संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मैक्स वर्दाइमर ने की थी। कोहलर का सहयोग किसने किया था? कोफ्का ने किया था। अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में 1959 में दिया था। ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इन्होंने माना कि समस्या होगी तो समाधान होगा, यानी हल होगा। और वो हल किस प्रकार होगा? जैसे मनुष्य के सामने कोई समस्या आएगी तो वह अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग करेगा, यानी वो विचार करेगा। क्या करेगा? विचार करेगा। और विचार करेगा तो उसे सूझ आएगी। क्या आएगी? उसे सूझ आएगी, यानी उसके मन में अनेक विचार आ जाएंगे। और विचार आ जाएंगे तो वह सोचने लगेगा कि मुझे कौन सा कार्य करना है। और वो उस कार्य में से एक कार्य को क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है और उसे समाधान मिल जाता है। ये विचारधारा गेस्टाल्ट संप्रदाय की है कि समस्या होगी तो हल होगा, समस्या आएगी तो व्यक्ति अपनी अंतर्दृष्टि का प्रयोग करेगा, अंतर्दृष्टि से उसके मन में अनेक विचार आएंगे, इन विचारों में से उसे एक सूझ बनेगी कि मुझे कौन से विचार को स्वीकार करना है और उसे समाधान मिल जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे परिवार के सदस्य बने। कोहलर ने चिंपांजी पे कितने प्रयोग किए? 2 किए। कुल चिंपांजी कितने थे? 6 थे। हमें याद हो गया। अब कोहलर ने पहला प्रयोग चिंपांजी पे देखे दोस्तों किस प्रकार किया। चिंपांजी को कोहलर ने एक कमरे में बंद कर दिया। चिंपांजी था वो भूखा था। उसके सामने उत्तेजना के रूप में उन्होंने क्या लटका दिए? छत पे केले लटका दिए। चिंपांजी केलों को देख रहा था। देखते देखते उसके मन में एक उत्तेजना उत्पन्न हो जाती कि मुझे केले चाहिए, केले मिलेंगे तो मेरी भूख मिटेगी। केलों को प्राप्त करने के लिए चिंपांजी है वो सोचने लग जाता है, बैठ जाता है। अब उसी कमरे के अंदर 3 बॉक्स रखे हुए थे। कितने बॉक्स रखे हुए थे? 3। चिंपांजी ने सोचा कि इन बॉक्स का प्रयोग करके मैं केलों तक पहुंच सकता हूं क्या? तो चिंपांजी ने उन केलों के नीचे एक बॉक्स को रखा। सबसे पहले उन्होंने एक बॉक्स को रखा। एक बॉक्स को रखकर चिंपांजी उनके ऊपर चढ़ा। चढ़कर उसने केले प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन केले उसे प्राप्त नहीं हुए क्योंकि वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। चिंपांजी ने सोचा क्यों ना ये दूसरा बॉक्स पड़ा है, मैं उसको उठाऊं और इसके ऊपर रख दूं। दूसरा बॉक्स उठाया और उस पहले बॉक्स के ऊपर रख दिया। चिंपांजी वापस उसके ऊपर चढ़ा और वह केलों को प्राप्त नहीं कर सका। फिर उसके मन में दोबारा अंतर्दृष्टि से विचार आया कि क्यों ना ये जो तीसरा बॉक्स पड़ा है मैं इसकी सहायता से केलों तक पहुंच सकता हूं। चिंपांजी उस बॉक्स को उठाता है और दूसरे बॉक्स के ऊपर रख देता है। तीनों बॉक्स वहां वो रख देता है और चिंपांजी उनके ऊपर चढ़ जाता है और चढ़ करके वो केले प्राप्त कर लेता है। अब कोहलर ने इस प्रयोग से ये निष्कर्ष निकाला कि अगर प्राणी के सामने समस्या नहीं है तो उसे सूझबूझ नहीं आएगी, यानी उसके मन में अंतर्दृष्टि से विचार नहीं आएंगे, विचार नहीं आएंगे तो उसके सूझबूझ नहीं आएगी, और सूझबूझ अगर नहीं होगी तो उस समस्या को हल नहीं निकलेगा। इसलिए मनुष्य के सामने समस्या जरूरी है। समस्या होगी तो वो विचार अंतर्दृष्टि का प्रयोग करेगा। कोहलर का चिंपांजी पर दूसरा प्रयोग, कोहलर ने चिंपांजी को एक पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे के बाहर कुछ केले रख दिए।
केलों को देखकर वह चिंपांजी बहुत उत्तेजित हुआ कि मुझे केले तक पहुंचना है, क्योंकि मैं तो पिंजरे के अंदर बंद हूं, केले पिंजरे के बाहर हैं। पिंजरे के अंदर कोहलर ने 2 छड़ियां रख दी थी। वो छड़ियां इस प्रकार की थी कि वो एक दूसरे के जुड़ सकती हैं। ये बात उस सुल्तान को पता नहीं थी कि ये छड़ियां आपस में जुड़ सकती हैं। उसने पहली बार केवल एक छड़ी की मदद से, यानी उसने छड़ी को उठाया और छड़ी को उठा करके उस मदद से उसने केलों को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। तो वह ये इस कोशिश करता है तो वो इसमें विफल हो जाता है, क्योंकि वो जो छड़ी थी वो केलों तक नहीं पहुंच पाई। उसने कई बार ये प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हुआ। कुछ देर के बाद में उसके मन में अंतर्दृष्टि से विचार सूझा कि ये जो दूसरी छड़ी पड़ी है, क्यों न मैं इसको जोड़ करके इसकी सहायता से केलों को प्राप्त कर सकता हूँ क्या। तो वह यह प्रयोग करता है और वो दोनों छड़ियों को आपस में जोड़ करके और केलों को प्राप्त कर लेता है और वो सफल हो जाता है, उसे केले मिल जाते हैं। ये कोहलर का दूसरा प्रयोग चिंपांजी पर था। गेस्टाल्टवादियों ने जो ये अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत दिया वो 5 संप्रत्यों पर काम करता है दोस्तों। इसमें पहला है लक्ष्य, दूसरा बाधा, तनाव, संगठन और पुनर्गठन। ये 5 संप्रत्य हैं वो गेस्टाल्टवादियों ने अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर दिए। अंतर्दृष्टि के जो सिद्धांत जो कोहलर ने दिया उसका शिक्षा में क्या महत्व है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत द्वारा सीखने से छात्र की मानसिक शक्तियों एवं क्षमताओं का विकास होता है, क्योंकि वह व्यक्ति अनेक प्रकार के विचारों से सूझबूझ से उस समस्या का हल करता है तो उसकी मानसिक शक्तियों और क्षमताओं का विकास होता है। तुलना करना, तर्क करना आदि मानसिक शक्तियों के लिए यह सिद्धांत बहुत ही उपयोगी है। यह सिद्धांत किसी विषय वस्तु के उच्च ज्ञान की प्राप्ति में विशेष रूप से सहयोगी माना जाता है। यह सिद्धांत व्याकरण शिक्षा में विशेष रूप से उपयोगी है। अंकगणित और रेखागणित की समस्याओं के हल में भी यह सिद्धांत अपनी उपयोगिता रखता है। यह सिद्धांत ह्यूरिस्टिक पद्धति पर आधारित है, अर्थात छात्र स्वयं खोज के मार्ग पर अग्रसर रहता है, क्योंकि जब उसके सामने समस्या आ जाती है तो वह हल करने के लिए तत्पर हो जाता है, कुछ न कुछ खोज करता है। छात्र किसी नवीन परिस्थिति समायोजन करने तथा समस्या को सुलझाने में अपने अंतर्दृष्टि का प्रयोग करता है। दोस्तों नमस्कार, आपका हम हमारे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम स्किनर द्वारा दिए गए क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत पर दोस्तों चर्चा करते हैं। ये वीडियो दोस्तों हमारे सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण जो बातें हैं जो स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत में बताई हैं उनका दोस्तों अध्ययन करते हैं। भाई और बहनों, सबसे पहले हम स्किनर के पूरे नाम को जान लेते हैं। इनका पूरा नाम है बुरहस फ्रेडरिक स्किनर, BF स्किनर इन्हें शॉर्ट नाम में जाना जाता है। इन्होंने अपना अधिकतर जो समय है वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में बिताया है। इन्होंने जो अपना जो प्रयोग है वो 1938 में किया और इन्होंने सफ़ेद चूहों और कबूतर पर अपना प्रयोग किया। दोस्तों पूछा जाए कि सफ़ेद चूहों पर प्रयोग किसने किया तो टिक मार देना, VF स्किनर ने। दोस्तों पूछा जाए कि कबूतर पर प्रयोग किसने किया तो टिक मार देना कि स्किनर ने किया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, जिसकी बार बार चर्चा एग्जाम्स में होती है। दोस्तों इस वीडियो में जिस स्किनर के सिद्धांत की हम चर्चा कर रहे हैं उसके कई नाम और उपनाम है। बोले क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया, बोले स्किनर ने दिया। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत किसने दिया, बोले स्किनर ने दिया। अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत किसने दिया, बोले स्किनर ने दिया। नैमित्तिक अनुबंध का सिद्धांत जिसकी बार बार चर्चा होती है, बोले किसने दिया, स्किनर ने दिया। आर टाइप की थ्योरी, किस प्रकार की थ्योरी, आर टाइप की थ्योरी, बोले किसने दी, बोले स्किनर ने दी। RS अनुबंध का सिद्धांत कौन सा, RS अनुबंध का सिद्धांत, बोले किसने दिया, बोले स्किनर ने दिया। RR जो सिद्धांत है, RR जो सिद्धांत है, बोले किसने दिया, बोले स्किनर ने दिया। दोस्तों आर टाइप की थ्योरी स्किनर ने दी, लेकिन एस टाइप की थ्योरी किसने दी, एस टाइप किसने दी, बोले थॉर्नडाइक ने दी। ये इस सिद्धांत के नाम और उपनाम हैं जिसकी चर्चा बार बार एग्जाम्स में होती है। ये विशेषकर दोस्तों हमें ध्यान में रखने हैं। दोस्तों स्किनर ने जो ये सिद्धांत दिया, देखिए कौन कौन सी मुख्य बातें थी। स्किनर ने ऐच्छिक अनुक्रियाओं के घटित होने का अध्ययन किया जो प्राणी द्वारा अपने पर्यावरण में सक्रिय होने लगती है। इसे स्किनर ने क्रिया प्रसूत यानी ऑपरेंट नाम दिया। क्रिया प्रसूत क्या है, ऑपरेंट क्या है, जो जानवरों और मानव द्वारा ऐच्छिक रूप से घटित होती है। किस रूप से,
ऐच्छिक रूप से घटित होती हैं और उनके द्वारा नियंत्रित भी होती हैं, उसे स्किनर ने क्रिया प्रसूत कहा। क्रिया प्रसूत व्यवहार का अनुबंध क्रिया प्रसूत यानी ऑपरेंट कंडीशन कहलाता है। यानी क्रिया प्रसूत जो व्यवहार है उसे अनुबंध क्रिया प्रसूत अनुबंध कहा, यानी ऑपरेंट कंडीशन उसे कहा। दोस्तों पूछा जाए स्किनर ने प्रयोग किस पे किया, तो चूहे पे किया। बोले कबूतर पे प्रयोग किसने किया, तो स्किनर ने किया। दोनों नाम जब भी आते हैं या अकेला पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो बिना सोचे समझे हमें टिक मार देना है स्किनर पे। किस पे टिक मार देना है, स्किनर पे टिक मार देना है। और चूहा कैसा था, चूहा कैसा था दोस्तों, चित्र में कैसा दिख रहा है चूहा, सफेद। चूहा कैसा था, सफेद था। स्किनर ने ये जो प्रयोग किया, इसमें देखिए चूहे के सामने कैसी स्थिति उत्पन्न होती है। दोस्तों ये जो चूहे के लिए जो बॉक्स यूज किया गया था, इसे स्किनर के मरणोपरांत इसे स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। क्या है ये दोस्तों, स्किनर बॉक्स। अब देखिए ये बॉक्स बना हुआ था, स्किनर ने बॉक्स बनाया और सफेद चूहे का उन्होंने प्रयोग किया। सफेद चूहे को स्किनर ने इस बॉक्स में डाला। चूहे को जैसे स्किनर बॉक्स में डाला जाता है, चूहा बॉक्स में डलने के बाद में इधर उधर दौड़ना शुरू कर देता है, इधर उधर घूमना शुरू कर देता है। और वो इधर उधर दौड़ता है, दीवारों पर कूदता है, उछलता है, अपने पैरों को मारता है। एक समय ऐसा आ जाता है कि जब वो इधर उधर दौड़ रहा था, बॉक्स में एक हैंडल यानी लीवर बना हुआ था और उस लीवर पर संयोगवश क्या उसका चूहे का पैर टिक जाता है। पैर टिकते ही, पैर गिरते ही और बॉक्स का दरवाजा खुल जाता है और चूहे को भोजन मिल जाता है। ऐसी क्रिया चूहे के साथ स्किनर बार बार करते हैं। चूहे को फिर वापस बॉक्स में डाला जाता है, चूहा फिर इधर उधर दौड़ता है। यानी वो इस चीज को पहली बात में ही समझ गया था कि मैं जब इधर उधर दौड़ रहा हूँ और मैं अपने पैरों से जब इसे खरोंच रहा हूँ, चूहा जब उसको खरोंच रहा था तो उसे अन्वेषी व्यवहार नाम दिया स्किनर ने। तो चूहा जब इधर उधर दौड़ता है तो उसका पैर भी फिर वापस उस हैंडल पर टिक जाता है, गिर जाता है और खाने की जो प्लेट है वो उसे मिल जाती है और वो खाना खाकर तृप्त हो जाता है। स्किनर फिर वापस डालता है। बार बार स्किनर चूहे को बॉक्स में डाल रहा था, तो स्किनर के जैसे ही डालते ही चूहा उस हैंडल को दबा देता है। यानी वह जान चुका था कि हैंडल ये है और मैं इसे दबाता हूं तो मुझे खाना मिल जाता है। जैसे ही चूहे को बॉक्स में डाला जाता है और चूहा लीवर को दबाता है, इस दबाने की जो क्रिया अनुक्रिया को क्रिया प्रसूत अनुक्रिया स्किनर ने कहा और यही भोजन प्राप्ति का माध्यम था यानी साधन था। इसी प्रकार इन्होंने कबूतर पर अपना प्रयोग किया। बोले कबूतर पे किसने प्रयोग किया, बोले स्किनर ने किया। तो इन्होंने स्किनर ने कबूतर के सामने भी ऐसी ही एक क्रिया प्रतिक्रिया की। बॉक्स में एक हैंडल बनाया, उस हैंडल को जैसे ही वो चोंच मारी जाती है, यहाँ से एक दाना प्राप्त हो जाता है। जैसे ही कबूतर यहाँ अपनी चोंच मारता है, हैंडल पर अपनी चोंच मारता है, उसे एक दाना मिल जाता है। कबूतर ये सीख जाता है कि मैं जैसे ही यहाँ पर अपनी चोंच मारता हूँ मुझे यहाँ से एक दाना मिल जाता है, जैसे ही मैं चोंच मारता हूँ एक दाना मुझे यहाँ से मिल जाता है। और ये कबूतर सीख जाता है और जैसे उसे एक दाने की जरूरत पड़ती है तो वह यहाँ पर अपनी चोंच मार देता है। स्किनर के इस सिद्धांत में दोस्तों मुख्य बात क्या है, पुनर्बलन है। क्या है, पुनर्बलन है। स्किनर ने इस शब्द पर, इस सिद्धांत में बहुत ज्यादा जोर दिया है कि यानी उसे पुनर्बलन नहीं दिया जाता। जैसे कबूतर को पुनर्बलन के रूप में क्या दिया जा रहा था, एक दाना, और उस दाने को प्राप्त करने के लिए कबूतर चोंच मार देता है। ऐसे ही जब लीवर पर चूहे का पैर गिरता है और गिरते ही उसे क्या मिल रहा था, उसे भोजन मिल रहा था और वो ही उसका पुनर्बलन था। इस शब्द पर स्किनर ने इस सिद्धांत में बहुत ज़्यादा जोर दिया है। दोस्तों नोट डाउन कर ले, नोट्स बना लें आप, क्योंकि हमें एग्जाम में पास होना है। लीवर दबने की अनुक्रिया क्रिया प्रसूत अनुक्रिया थी। लीवर दबाने की अनुक्रिया से उसे क्या हो रहा था, भोजन की प्राप्ति हो रही थी। इसलिए इस प्रकार के जो अधिगम को नैमित्तिक अनुबंध कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो दोस्तों बच्चे जिससे कुछ पाना चाहते हैं उनसे अत्यंत विनम्रता से, शालीनता से उनसे बात करते हैं। घरों में आपने देखा होगा कि माँ जब मिठाई रखने का जो स्थान है, बच्चों को पता होता है कि माँ कहाँ पे मिठाई रख रही है,
तो बच्चे जैसे ही उस स्थान पर जाते हैं और क्या मिठाई खोजने लग जाते हैं, चाहे माँ ने उसे वहां पर मिठाई छिपाई ही हो चाहे नहीं छिपाई हो। जब वो एक दो बार ऐसी क्रियाएं माँ उन बच्चों के साथ में कर लेती है तो बच्चे उस जगह को खोजने यानी ढूंढने लग जाते हैं, उस कार्य को करने लग जाते हैं कि बच्चों को पता हो जाता है कि माँ यहाँ पर मिठाई, यहाँ जार में या इस जगह पे मिठाई माँ रखती है। विभिन्न प्रकार के यंत्रों, रेडियो, कैमरा, टीवी आदि चलाना हम नैमित्तिक अनुबंध के सिद्धांत के आधार पर ही सीखते हैं। स्किनर ने अनुक्रियाओं पर सर्वाधिक बल देते हुए थॉर्नडाइक की जो एसआर थ्योरी ही जिसकी हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं उसको बदलकर उन्होंने क्या कर दिया था, आर एस रेनफोर्समेंट स्टिमुलस उन्होंने कर दिया। इस सिद्धांत का दोस्तों देखो शिक्षा में क्या महत्व है। यह सिद्धांत करके सीखने यानी लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत का बहुत ज्यादा समर्थन करता है। लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने का जो विचार है सर्वप्रथम किसने दिया था, जॉन डीवी ने दिया था, यह भी हमें ध्यान रखना। लेकिन जब सिद्धांत की बात की जाती है तो स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत का नाम लिया जाएगा। बालक के शब्द भंडार को बढ़ाने में यानी अनुक्रिया पुनर्वलन को महत्वपूर्ण मानना इस सिद्धांत की महत्वपूर्ण बात है। आत्मविश्वास को बढ़ाने, चिंताओं को दूर करने में ये सिद्धांत बहुत सहायक है। सरल से कठिन पर बल देता है। निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण में ये सहायक है। अभिक्रमिक अनुदेशन में बहुत उपयोगी सिद्धांत है ये। व्यवहार परिमार्जन या व्यवहार चिकित्सा में बहुत उपयोगी है। यह सिद्धांत सकारात्मक पुनर्बलन पर बल देता है। पुनर्बलन पर सबसे ज्यादा जोर किसने दिया, बोले स्किनर ने दिया। लेकिन पुनर्बलन सिद्धांत के जनक कौन है, आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। आप हमारे साथ बने रहें। परिणामों की जानकारी प्रदान करने में ये सिद्धांत बहुत उपयोगी है। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत में स्किनर ने निर्धारक किसे माना, जिसमें इसके परिणाम में व्यवहार को सीखा जाता है या बनाए रखा जाता है अथवा उसमें परिवर्तन किया जाता है। ऐसे परिणाम को क्या कहा जाता है, प्रबलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रबलक कहा जाता है। जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है वो क्या है, प्रबलक है। किसे, वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना। प्रबलक के दो प्रकार हैं। पहला है धनात्मक प्रबलक, यानी इसके नाम से ही हमें क्लियर याद हो जाना चाहिए दोस्तों, जिसका परिणाम सुखद होता है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो कौन सा है, वो धनात्मक प्रबलक है। धनात्मक प्रबलक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं क्योंकि इनका परिणाम है वो सुखद होता है। बोले पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया, क्लार्क हल ने दिया। किसने दिया, क्लार्क हल ने दिया। लेकिन पुनर्बलन शब्द पर जोर किसने दिया, बोले स्किनर ने दिया। किसने दिया, स्किनर ने दिया। दोस्तों याद रखना है दोनों अलग अलग चीजें हैं। पुनर्बलन सिद्धांत की जब चर्चा की जाती है तो हल का नाम लिया जाता है, बल यानी हल। पुनर्बलन से ध्यान में रखना है दोस्तों, ये ट्रिक है, यानी हल को चलाने के लिए हमें बल की आवश्यकता पड़ती है या बल हल। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, हल ने दिया। लेकिन पुनर्बलन शब्द पर जोर देने वाले, पुनर्बलन सिद्धांत का प्रयोग अपने सिद्धांत में करने वाले कौन है, स्किनर है, जिसे रेनफोर्समेंट कहा जाता है। अब देखिए धनात्मक प्रबलक क्या होते हैं, जिसमें भोजन, पानी, तमगा, प्रशंसा, धन, प्रतिष्ठा आदि ये हैं धनात्मक प्रबलक की श्रेणी में आते हैं क्योंकि जो इनका परिणाम है वो सुखद होता है। ऋणात्मक प्रबलक ये अप्रिय एवं पीड़ादायक उद्दीपक होते हैं। उदाहरण के तौर पर दुखदाई, ठंड से बचने के लिए व्यक्ति ऊनी कपड़े पहनना, लकड़ी जलाना तथा बिजली के हीटर का उपयोग करना सीखता है। ये ऋणात्मक प्रबलक की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर एक विशेष बात हमें दोस्तों ये ध्यान में रखनी है कि ऋणात्मक प्रबलक है वो दंड नहीं है। एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ऋणात्मक प्रबलक है, तो दंड ऑप्शन में हो तो हमें उसको टिक नहीं करना है क्योंकि ऋणात्मक प्रबलक है, दंड नहीं होता है। दंड क्यों नहीं होता है, कि दंड का उपयोग अनुक्रिया को कम करने में किया जाता है या उसे दबाता है, क्या, दंड। जबकि ऋणात्मक जो प्रबलक है वो परिहार, क्या होता है, त्यागना या छोड़ना, यानी हम किसी भी जो व्यवहार है, कोई भी चीजें हैं, हम उनको छोड़ते हैं, त्यागते हैं या पलायन करते हैं, भाग जाते हैं कि अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाता है। क्या,
ऋणात्मक प्रबलक। लेकिन दंड में ऐसा नहीं होता है। दंड दो दिया जाता है, इसका उपयोग अनुक्रिया को, किसी भी क्रिया को कम करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप हमारे YouTube परिवार के सदस्य बने और हमें मोटिवेशन प्रदान करें।